we proceed further from the lecture 1. In lecture 1 we discussed the definition of set, in which we say that any collection of well defined object is called a set. यहाँ तक हम लोग डिस्कस किया था. हम लोग फर्दर आगे ये पढ़ते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. उसमें हम लोग को पहला जो मेथड है जिसको टेबलर मेथड कहते हैं या रोस्टर मेथड कहते हैं या लिस्टिंग मेथड कहते हैं. अब कहा कि इन दिस मेथड, इस मेथड में वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट अंडर करली ब्रैकेट. इस मेथड में सेट के एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं और हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं. उसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. तो हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ वोवेल्स कौन कौन होता है. तो कहते हैं ए, कॉमा दे दिया, सेपरेट कर रहे हैं, ए ई आई ओ यू. ये हमारा हो गया मेथड. ये करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया. इस मेथड को हम लोग कहते हैं टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड. अब आगे आइए हम लोग देखते हैं. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस सेट का नाम हम लोग ए लिख दें तो ए में ये जो सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू. तो ए जो है वो एलिमेंट्स ऑफ ए है जिसको हम लोग लिखते हैं ए मेंबर है सेट ए का. यानी आप इसको पढ़ते कैसे हैं, ए बिलोंग्स टू सेट ए. ए बिलोंग्स टू सेट ए. Similarly, E belongs to set A, I belongs to set A, O belongs to set A, U belongs to set A. लेकिन इस सेट में B एलिमेंट नहीं है, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं B एलिमेंट का सिंबल इस तरह का है और इसको कट कर दें तो हम लोग कहेंगे B does not belong. B does not belong to set A. ये हो गया हमारा belong to और does not belong to. दूसरा, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए कि इसमें कि नोट करके हम लोग लिख लें. जैसे एग्जाम्पल नोट में पहला में आप ऐसे लिखें फर्स्ट में कि रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज नॉट अलाउड. क्या लिखा है, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स in a set is not allowed. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं और वो एग्जाम्पल ऐसा है कि सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड पैरेलल यानी पैरेलल वर्ड में जितने लेटर्स हैं उन सभी लेटर का सेट. तो हम लोग सेट में जब लिखेंगे तो पैरेलल वर्ड में जो लेटर है वो पहला है P, दूसरा है A, फिर है R, तीसरा A है. तो A लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन चूंकि A ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे. मतलब ये अगर 10 बार भी होगा तो इंडिकेशन केवल एक बार होगा. तो यहाँ पे R के बाद हम लोग फिर क्या लिखेंगे, L, और अगेन L है लेकिन हम लोग एक ही बार लिखेंगे, और एक E है. ये हमारा हो गया द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड पैरेलल. तो ये लिखने का ये तरीका हो गया, माने रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज नॉट अलाउड. दूसरा इसका नोट में करके लिखें, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स
order of elements in a set is meaningless. क्या मीनिंग हुआ इसका कि जैसे सेट में एलिमेंट लिखा तो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, इस तरह का जो हम लोग सेट थ्योरी में होता है वो मीनिंगलेस होता है। कभी ये नहीं है कि इसमें कि हम लोग का पहला दूसरा एलिमेंट, यानी यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई सेट लिखा A B C लिख दिया और दूसरा में हम लिखा कि B A C लिखा या C A B लिखा, तो ये सभी सेम सेट है, यानी कौन पहले है कौन बाद में एलिमेंट है उससे सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी को लैंग्वेज में कहा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज मीनिंगलेस। चलिए, तो पहला हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया। आगे हम लोग देखें, इसका दूसरा जो मेथड है वो देखिए। दूसरा मेथड में हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर। मेथड। In this method we write a property which is followed by each element of that set. Each element of that set. चलिए, पहले आप इसको नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो इसको एक्सप्लेन करें। अब हम लोग क्या कहा कि इससे पहले वाले मेथड में क्या करते थे कि एलिमेंट को इंडिकेट करना पड़ता था। अब इस मेथड में कहते हैं कि हम लोग एलिमेंट नहीं लिखते हैं, एलिमेंट के बदले में एक ऐसे प्रॉपर्टी को लिखते हैं जो उस प्रॉपर्टी को उस सेट के हर एक एलिमेंट को फॉलो कर ले। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल, जैसे अभी हम एक सेट लिखा था कि A-E-I-O-U, सेट ऑफ वोवेल्स, ये हो गया टेबलर मेथड। इसी को हम लोग लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स। क्या पढ़ेंगे सो पहले सुनो। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमारा जो लिखने का मेथड हो गया। इस मेथड को ये लिखते हैं तो ये प्रॉपर्टी मेथड हो गया, और इसी को इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये टेबलर मेथड हो गया। जैसे एक और हम लोग एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल ले लें। पहला में कहा एन किसके लिए हम लोग वर्ड यूज किया था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन हुआ? ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये हो गया हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन इसी को हम अगर प्रॉपर्टी मेथड में लिखना चाहें तो हम लोग लिखते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। माने एक ऐसा प्रॉपर्टी वैसे सभी एक्स का, जहाँ पे एक्स नेचुरल नंबर है तो नेचुरली है कि वो 1 2 3 अप टू इंफिनिटी होगा। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का ये दो मेथड हम लोग देखें, और यही दो मेथड से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे
काइंड्स ऑफ सेट, काइंड्स ऑफ सेट या टाइप ऑफ सेट, जो सॉरी काइंड्स ऑफ सेट में जो सबसे पहला हम लोग काइंड्स पढ़ते हैं उसको कहते हैं इम्पटी सेट, इम्पटी सेट या इसी का दूसरा नाम है वाइड सेट, वाइड सेट या इसी को और तीसरा में हम लोग कहते हैं नल सेट, नल सेट। तीनों सेम मीनिंग है, आइदर एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। अगर डिफिनेशन हम कहें कि डिफिनेशन में कहा कि ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, हैविंग नो एलिमेंट, a set having no element is called empty set, empty set denoted by phi, phi। इसको किससे डिनोट, माने एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं नल सेट। डिफिनेशन तो हो गया था, समझ भी गए थे आप, लेकिन इसी को अगर डीपली स्टडी करेंगे तब इसका कंसेप्ट क्लियर होगा कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो सेट का डिफिनेशन हम दिए थे कि एनी कलेक्शन, माने सेट के लिए कलेक्शन का होना मस्ट है। अब कलेक्शन जब भी होगा तो कम से कम एक होगा, तभी कलेक्शन कहेंगे। तो या तो हमारा यहाँ सेट के डिफिनेशन में या नल सेट का डिफिनेशन, दोनों में कोई एक रॉन्ग होता है। लेकिन अगर इसको डीपली स्टडी करेंगे तो कहेंगे नहीं, दोनों सही है। हम लोग देखिए कैसे हम लोग कहेंगे कि नल सेट क्या है। जिसे हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि एक लैंग्वेज ही में एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। हम लोग कहें सेट ऑफ बॉयज, ऑल बॉयज स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक अगर कहते हैं तो हमारा एक कलेक्शन मिल रहा है कि सभी बॉयज स्टूडेंट का कलेक्शन। लेकिन उसके बाद अगला स्टेप में इसमें कहता है इन ए गर्ल्स कॉलेज। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हमारा कलेक्शन बता रहा है, लेकिन उस कलेक्शन में अगर हम लोग खोज रहे हैं तो एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं नल सेट। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कहा ए सेट ऑफ रिवर्स, ए सेट ऑफ रिवर्स विदाउट सैंड, माने वैसे वैसे सभी नदियों का कलेक्शन जिसमें सैंड मीन्स बालू नहीं हो। तो ऐसा कोई नदी नहीं है जो विदाउट सैंड हो। इसका मतलब हमने कलेक्शन बताया, एक दो नहीं, कलेक्शन में लग रहा है बहुत सारा नदी, जितनी नदियां हैं सब, लेकिन वो नदी कैसी हो तो कहा उसमें विदाउट सैंड, कोई बालू नहीं हो, तो ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो कलेक्शन भी हो गया और इस कलेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं हुआ। तो ये सेट ऑफ रिवर्स विदाउट सैंड इज नल सेट। एक दूसरा जो माने यूजफुल होगा आगे चलकर हम लोग प्रॉब्लम बनाने में, कि सेट ऑफ ऑल एक्स, ये तो कॉमन है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रियल, एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स एक्स इज रियल। अगर ये सेट लिखा तो कोई भी एक्स का कोई भी वैल्यू देंगे और उसमें वो ऐड करेंगे तो ये 1 से छोटा कभी नहीं होगा, 1 से बड़ा या बराबर होगा। तो कहा कि ये कभी भी 0 के बराबर कोई रियल नंबर रखेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन डिफिनेशन के अनुसार ये प्रॉपर्टी है, तो कहेंगे ये सेट तो है लेकिन इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, और ऐसे ही सेट को हम लोग क्या कहते हैं, नल सेट। इट इज ए नल सेट, नल सेट। ऊपर वाले को हटाते हैं हम लोग। ये डिफिनेशन
11 के केस में अगर आप डिफिनेशन को सही से आप समझ लिया तो हमको लगता है कि कोई भी एक्सरसाइज किसी भी बुक का, किसी भी राइटर के बुक को आप बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे तो किसी जगह रुकने का नाम नहीं लीजिएगा। विदाउट स्टॉपिंग आप आगे फर्दर प्रोसीड करते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब एक दूसरा में हम लोग लिखते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, a set having only one element. A set having only one element is called singleton set. सिंगलटन सेट, जैसे एग्जाम्पल में सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2 एंड सो ऑन, इस तरह एक एलिमेंट वाला जो भी सेट होगा दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो यहाँ तक तो हम लोग का ये क्लियर हो गया। अब आइए सेट थ्योरी में सब मेन पॉइंट अब शुरू होता है। सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट किसे कहते हैं? पहले आप डिफिनेशन को लिखो तो उसके बाद हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। डिफिनेशन में है लिख ए एंड बी आर टू सेट्स। A and B are two sets. Each element of A is also an element of B। फिर से जरा सर देखिए, कहा ए और बी दो सेट्स है और ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ ए, प्रत्येक एलिमेंट ए का बी का भी एलिमेंट हो जाए। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा माइंड को ओपन रखें कि कह रहा है कि बी ए का जितना भी एलिमेंट हो वो बी में हो, लेकिन बी के बारे में और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि बी में उतना ही हो या उससे अधिक हो। हमको वो क्राइटेरिया नहीं लेना है, बस ये देखना है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है या नहीं। अगर ए का हर एक बी में है देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। इसको हम लोग ए इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। A is a subset of B, written as, जिसको लिखते कैसे हैं वो देख लीजिए, written as A is a subset of B। A is a subset of B, A subset B। अब इसका ये तो हमारा लैंग्वेज में हो गया, लेकिन आपको जो वर्क करेंगे, जो प्रॉब्लम बनाएंगे, तो उसके लिए जो आगे हम लोग कंपटीशन के लिए जो बात करते हैं तो उसके लिए ये वर्ड आप लिख लीजिए, ए सबसेट बी मीन्स, ए सबसेट बी मीन्स। इसका क्या मीनिंग हुआ? तो कहता है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अगर ए सबसेट बी है तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो उसी को लैंग्वेज में क्या लिखा कि इफ एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, मतलब एक्स ए का एलिमेंट है, तो वो हर हालत में एक्स जो है वो बी का भी एलिमेंट होगा, तभी तो वो ए इज ए सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। तो ये आपको सबसे यूजफुल
ये याद रखना है कि ए सबसेट बी मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 2 3 और बी में कहा 1 2 3। पहले हम लोग इतना ही लिख करके देखते हैं कि ए में 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 ही केवल लिखकर छोड़ दिया जाए तो हम लोग कहेंगे कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है। और अगर हम लोग इसको ठीक से देखें तो ए में जो एलिमेंट है बी में भी वही है, इसका मतलब ए और बी दोनों बराबर है। तो इससे ये रिजल्टेंट मिला कि हर एक एलिमेंट अपने आप का सबसेट होता है। यहाँ से क्या एक और इसी में हम लोग कह देते कि 4 है तो भी सबसेट है, 5 है तो भी सबसेट है। अब इसमें जितना एलिमेंट्स मिला दें सबसेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो मिनिमम ये जो है वो सब के सब इसमें होना चाहिए तो सबसेट कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ से एक क्या देखा कि ईच एलिमेंट ईच सेट every set is a subset of itself, every set is subset of itself। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, यानी आप कह सकते हैं A is a subset of A, B is a subset of B, C is a subset of C। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। आप कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ ए। थोड़ा एक और हम लोग डिस्कस करें, जैसे एक सेट लिया 5 और दूसरा सेट हम लोग ले लिया ए और इन दोनों को थोड़ा सा डिस्कशन में लाए, हम लोग कंपेयर करें तो कहा ये सेट और ये सेट में देखिए तो कहा कि ये सेट इस सेट का सबसेट है कि नहीं। और किसी भी एक सेट को दूसरे का सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन है कि पहले का हर एक एलिमेंट दूसरे में होना चाहिए। तो 5 का हर एक एलिमेंट ए में है या नहीं, तो कहा कि 5 में जब कोई एलिमेंट नहीं है तो हम लोग ये कहते हैं कि 5 का हर एक एलिमेंट ए में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ से ये रिजल्टेंट मिला कि 5 जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। 5 सेकेंड में हो गया, ये फर्स्ट में हो गया, सेकेंड में क्या है 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी आप इसको लिख सकते हैं 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। लेट A and B are 2 sets। Let A and B are 2 sets and each element of A is also an element of B। एलिमेंट ऑफ बी। अगर हम लोग यहाँ तक लिखा कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तो यही डिफिनेशन तो मेरा सबसेट का है कि सबसेट किसे कहते हैं, तो ए का हर एक एलिमेंट बी में हो। वही बात यहाँ तक लिखा तो ये हमारा किसका डिफिनेशन हो गया, सबसेट का। एंड एट लीस्ट वन
element of B is not an element of A। कहने का क्या तात्पर्य हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं कि A का हर एक एलिमेंट B में हो और B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो कि वो A में नहीं हो, कम से कम एक से अधिक जितना रह सकता है उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, रिटेन है। देन A is called proper subset of B, written as A is a proper subset of B. In this case B is called superset of A, अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से जरा सा इसको समझे कि सेट A इज इक्वल टू, जो एग्जाम्पल अभी लिखा था 1 2 3 और सेट B इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये लिख दिया। अब कहा कि A का हर एक एलिमेंट B में है तो सबसेट हो गया, यानी और इससे अधिक भी रहेगा तो भी सबसेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हो जाए कि कम से कम एक एलिमेंट अधिक है ही, तब उस केस में जो है वो प्रॉपर सबसेट। अब एक एलिमेंट अधिक हो, दो एलिमेंट अधिक हो या जितना भी एलिमेंट अधिक हो, उस केस में क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर सबसेट। तो दोनों में थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट तो एक ही चीज हो गया। ये हम लोग कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो कहा कि जो भी प्रॉपर है वो सबसेट होगा, लेकिन हर एक सबसेट प्रॉपर नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग कहते कि ए में जितना है उतना ही बी में है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी होता, लेकिन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नहीं होगा। यानी हर एक प्रॉपर जो है वो सबसेट होगा, लेकिन हर एक सबसेट जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। एवरी प्रॉपर सबसेट, नोट में करके लिख लो, एवरी प्रॉपर सबसेट is a subset but converse, इसका उल्टा converse is not true। ये हमारा सबसेट का हो गया। थोड़ा सा बस एक लाइन और हम लोग इसमें जब देखिए तो मैथ को इस तरह से आप मिला के पढ़िए कि कभी कोई कंफ्यूज आपको नहीं कर सके कि ये देखिए कंफ्यूजन हो जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग सबसेट और प्रॉपर सबसेट पढ़ा, इसको कहा सबसेट और इसको कहा प्रॉपर सबसेट। एक आप पढ़े हैं लेस देन, इक्वल टू, और ये हो गया लेस देन। अगर हम लोग ये पढ़े कि एक्स लेस देन इक्वल टू वाई और ये पढ़ा कि एक्स लेस देन वाई, तो यहाँ पे कहा कि x जो है वो y से छोटा है, बराबर भी हो सकता है। x इज लेस देन और इक्वल टू, माने x y से छोटा या बराबर, मतलब x में जितना है वो y से कम है या हार्डली बराबर है। लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि x में जो भी है वो y से कम है। तो आप इसका सिंबल भी देखिएगा तो ये अलजेब्रा में इस तरह का सिंबल हो जाता है, इसी का नाम हम लोग को सबसेट और प्रॉपर सबसेट हो जाता है, ये हम लोग को सेट थ्योरी के लैंग्वेज में। तो चूँकि आप लोग का अभी इतना ही पे आज हम लोग रोक रहे हैं, इतना बनाने के बाद आप किसी भी बुक का एक दो एक्सरसाइज तो आपको खुद बन जाएगा और
तब हम लोग अभी बहुत तेज़ी में नहीं लेके चलना चाह रहे हैं, चूँकि बिगिनिंग स्टेज है, थोड़ा थोड़ा करके सीखिए और इसको ये कीजिए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे कि आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि मेरा जितना भी वीडियो है वो आपके पास पहुँचे, और स्टेप वाइज सीखिए ताकि आपको भी इसका आनंद लें। और कमेंट करें कि कुछ कमी हो, हमको ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए, तो हम लोग उसमें कुछ और हम लोग सुधार करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।